नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम, बल्कि कहें कि इस नाम की पहेली इतने दिन से उलझी हुई है कि अब लोगों ने इसकी चर्चा करना भी छोड़ दिया है कि कौन हो सकता है, कौन हो रहा है, किनके नामों पर विचार हो रहा है। जितने संभावित नाम हो सकते थे सबकी चर्चा हो चुकी है और सब चर्चा से बाहर जा चुके हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जिन नामों की चर्चा हुई है उनमें से कोई नहीं होने वाला है, और मैं अपनी उस बात पर अब भी कायम हूँ कि जितने नाम चर्चा में आए अध्यक्ष पद के लिए, उनमें से शायद कोई नहीं होने वाला है। नाम, मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से नाम तय हो चुका है, और नाम जो तय हो चुका है वो ऐसा नाम है जो संघ को भी मंजूर है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी मंजूर है। हालांकि अब इससे ज़्यादा बात करूंगा जब नाम की घोषणा हो जाएगी कि क्यों मंजूर है, वजह क्या है, क्या खूबी है, क्या कमज़ोरी है, इन सब की बातें लेकिन घोषणा के बाद। जब तक घोषणा नहीं होती तब तक उस पर बात करने का कोई ज़्यादा औचित्य बनता नहीं है। लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की बात नहीं करने जा रहा हूँ कि कौन होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। आप मान कर चल सकते हैं कि इस हफ्ते यानी 14-15 अप्रैल तक ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा, जो उससे बड़ा बदलाव होने जा रहा है, अध्यक्ष की घोषणा के साथ साथ पूरे संगठन का ढांचा बदलेगा। यानी संगठन में जो पदाधिकारी हैं, नए पदाधिकारी आएंगे, नए लोग आएंगे, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। उसके अलावा याद रखिए कि 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने। उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि वो काम, भले ही उन्होंने तीसरी बार शपथ ली हो, लेकिन ऐसा उस समय का जो माहौल था, वातावरण था, उससे लगता था कि बड़ी जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ, इत्मीनान से नहीं हुआ जैसा 2014 और 2019 में हुआ। उसकी वजह ये थी कि बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली। बीजेपी के विरोधी जो इंडिया अलायंस है वो लगातार लगा हुआ था कि उसको सरकार बनाने की कोई गुंजाइश दिख जाए, और उसको गुंजाइश का एक ही तरीका नज़र आता था कि भाजपा के जो दो बड़े सहयोगी हैं, तेलुगु देशम पार्टी और उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों बीजेपी से टूट जाएं, और इन दोनों पार्टियों के नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बिल्कुल चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे। एक बार ऐसा संकेत भी नहीं दिया कि वो डिग सकते हैं या उनके मन में कोई पुनर्विचार चल रहा है। बल्कि आपको नीतीश कुमार का तो बयान याद होगा, जब एनडीए की बैठक हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जल्दी कीजिए, आप जल्दी से शपथ लीजिए। तो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितनी जल्दी थी, उससे ज़्यादा नीतीश कुमार को लग रहा था जल्दी थी। और उसकी वजह क्या है कि ये जो अटकलों का बाजार है वो बंद हो, ये जो अटकलों का दौर है वो थमे, सरकार शपथ ले और अपना काम शुरू करे। तो सरकार ने शपथ लिया, अपना काम शुरू कर दिया। अब 8 जून को 1 साल हो जाएंगे। 1 साल होने के बाद मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल 9 जून 2025 से वास्तविक मायने में शुरू होगा। तो आप मानकर चलिए कि उससे पहले मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। 2024 में जो मंत्रिमंडल बना वो एक तरह से कैरी फॉरवर्ड था। जो पिछला मंत्रिमंडल था, ज़्यादातर सदस्य उसी मंत्रिमंडल से आए, विभाग भी ज़्यादातर उनके बने रहे। लेकिन 2025 में जो फेरबदल होगा, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उसमें बड़ा परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन होता 2024 में ही अगर बीजेपी का अकेले दम पर बहुमत आया होता। देखिए, जो सहयोगी दल हैं, आपको याद होगा 2014 और 2019 में भी भाजपा ने एनडीए के साथी दलों को एकोमोडेट किया था मंत्रिमंडल में। उस समय कोई दबाव नहीं था। इस बार भी कोई उनकी ओर से दबाव नहीं था, लेकिन पार्टी दबाव में थी कि ऐसा ना हो कि किसी एक वजह से ये जो सहयोगी दल हैं, जो समर्थक दल हैं, उनमें नाराज़गी हो, असंतोष हो। तो ऐसा कोई मौका प्रधानमंत्री उनको देना नहीं चाहते थे और दिया भी नहीं। लेकिन अपनी बात पर डटे रहे।
ऐसा नहीं है कि झुककर कोई समझौता कर लिया हो। जो काम जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय हुआ और जो काम मनमोहन सिंह के समय हुआ, गठबंधन की सरकार जिस तरह से उन दोनों ने चलाई, उसमें जिस तरह के समझौते किए, नरेंद्र मोदी ने उस तरह का समझौता नहीं किया। तो पहली उम्मीद तो लोगों की टूटी कि नरेंद्र मोदी, जिनको कभी गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव ही नहीं था, उन्होंने अपने दोनों पूर्ववर्ती जो गठबंधन की सरकार जिन्होंने चलाई, जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया अपना, मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी भी जो है एक तरह शपथ तो 3 बार ली उन्होंने, एक 13 दिन की सरकार रही, दूसरी बार जो है 13 महीने की रही, और फिर कार्यकाल पूरा किया जब 99 में सरकार बनी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी मुद्दे पर, किसी बात पर, मंत्रिमंडल पर, किसी विभाग पर कोई समझौता नहीं किया। जिस तरह से अगर अकेले बहुमत मिला होता बीजेपी को तो लगभग यही स्थिति होती, इससे ज़्यादा बड़ा अंतर आपको देखने को न मिलता। हो सकता है कि छोटी 1-2 पार्टियां जो हैं उनको उस तरह का महत्व न मिलता जिस तरह का मिला है, लेकिन राजनीति जो है वो समझौतों के आधार पर ही चलती है, गिव एंड टेक पर चलती है। राजनीति एक जो है सपाट रास्ते पर नहीं चलती जहाँ कोई रोड़ा ना हो, अवरोध ना हो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मंत्रिमंडल में विस्तार की। मंत्रिमंडल में विस्तार और संगठन का पुनर्गठन कहें, नए अध्यक्ष का आना और मंत्रिमंडल में बदलाव, इन दोनों को जोड़कर देखना चाहिए। तो लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य होगा 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की आधारशिला रखना, और उसके अलावा उससे पहले जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उनको दृष्टि में रखकर भाजपा का सामाजिक और भौगोलिक विस्तार। ये 2 लक्ष्य होंगे संगठन के बारे में फैसला करते हुए, मंत्रिमंडल के बारे में फैसला करते हुए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभागों में बड़ा बदलाव भी दिख सकता है। ये आप मानकर चलिए, एक बात समझ लीजिए कि वक्फ संशोधन विधेयक पास होने से शायद बहुत से लोगों को लगता हो कि एक कानून जो भाजपा चाहती थी वो बनवा लिया, या कानून में जो संशोधन चाहती थी वो करवा लिया। ये बात केवल एक कानून में संशोधन की नहीं है। ये बात केवल इतनी नहीं है कि अपना बहुमत न होने के बाद भी पार्टी ऐसा करने में सफल रही। ये काम बताता है कि प्रधानमंत्री का और उनके साथियों का और भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास का लेवल क्या है। उनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि हमारी संख्या कितनी है। जो फर्क पड़ा अंदर होगा, बाहर कहीं किसी को दिखाई नहीं दिया कि वो नर्वस है, चिंतित है, परेशान है कि कैसे होगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। याद कीजिए 1999 को जब अटल जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी, तब किस तरह की जो है चिंता थी। लेकिन इस संशोधन विधेयक को पास कराते समय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी सदस्य में कोई चिंता, कोई बेचैनी दिखाई नहीं दी। उसका कारण उनका आत्मविश्वास और जनता में उनका जो विश्वास है, उससे ये ताकत आती है। और प्रधानमंत्री बार बार कहते भी हैं कि मेरी सबसे बड़ी ताकत तो आप ही है, मतदाताओं के लिए, आम लोगों के लिए कहते हैं। तो उन पर जो भरोसा है, सीटें भले कम हो गई हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का भरोसा कम नहीं हुआ है। उनकी किसी नीति से असहमति हो गई हो, लेकिन उनकी नीयत पर कोई शंका किसी ने, जो उनका समर्थक वर्ग है उसी की बात कर रहा हूँ, किसी ने नहीं उठाई। तो ये उनकी ताकत है। उनको मालूम है कि हम जो करेंगे हमारी नीयत पर लोग शक नहीं करेंगे, और नीति में अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो भी साथ देंगे। और नीति को तो हम फिर अगर लगेगा कि गड़बड़ हुई है तो बदल भी सकते हैं, सुधार भी सकते हैं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार इस तरह का होगा, और ये पिछले कई सालों से, बल्कि लोकसभा चुनाव के पहले से 1.5-2 साल पहले से हम लोग लगातार इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि संगठन और मंत्रिमंडल दोनों में बड़ा बदलाव होगा। कब होगा किसी को मालूम नहीं था। अटकलें लगातार लगाते रहे हम लोग कि अब होगा, तब होगा, फला मंत्री संगठन में जा रहे हैं, संगठन से फला सज्जन जो है वो सरकार में आ रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं।
तो एक तरह से समझिए कि इस समय मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनका इम्तहान चल रहा है। इसके आधार पर तय होगा कि कौन पास होगा, कौन फेल होगा। इसके आधार पर तय होगा कि किसको प्रमोशन मिलेगा, किसका डिमोशन होगा। और प्रधानमंत्री जब इस तरह की समीक्षा करते हैं तो बड़ी निर्दयता से, बड़ी रूथलेसली समीक्षा करते हैं। वो कोई जो है सहानुभूति नहीं दिखाते। तो उनका एक ही नियम, जो मतलब उन्होंने कभी कहा हो ये मैंने सुना नहीं, लेकिन उनके कामकाज के तरीके से और जिस तरह का व्यवहार है उससे लगता है कि परफॉर्म और पेरिश। या तो आप परफॉर्म कीजिए या रास्ता खाली कीजिए। तो मंत्रिमंडल के इस फेरबदल में भी जो संभावित है, जिसकी तारीख के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि फेरबदल होगा। सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब ये जो फेरबदल होगा संगठन और सरकार दोनों में, वो छाप छोड़कर जाएगा नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की। उनके तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की धमक आपको इस फेरबदल में, इस परिवर्तन में दिखाई देगी। और प्रधानमंत्री चाहेंगे कि ये संदेश नीचे तक जाए, पार्टी के कैडर में जाए। और फिर कह रहा हूं कि भाजपा का इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो पार्टी के भौगोलिक और सामाजिक विस्तार पर है। नए सामाजिक समूहों को कैसे जोड़ा जाए, कौन लोग ऐसे हो सकते हैं जो नए सामाजिक समूहों को जोड़ सकते हैं, और जो समूह जुड़े हुए हैं उनको और मजबूती से जोड़े रख सकते हैं। इसके अलावा भौगोलिक विस्तार, और भौगोलिक विस्तार की सबसे ज़्यादा गुंजाइश अगर कहीं है तो दक्षिण में, या पूरब में आप कहें तो पश्चिम बंगाल में। बाकी जगह धीरे धीरे भाजपा एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच रही है। राज्यों में 2-2, 3-3, मतलब गुजरात जैसा राज्य है जहां 6 बार सरकार बन चुकी है। तो अब गुजरात जैसे राज्य में तो भाजपा के और बढ़ने की संभावना जो है वो तो तभी हो सकती है जब जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस बिल्कुल शून्य हो जाए। तो राजनीति में शून्य तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए जो है भाजपा के बढ़ने की गुंजाइश, और जहां बढ़ी हुई है उस बढ़ी हुई शक्ति के स्थायीकरण की क्या क्या योजना हो सकती है, कैसे उसको किया जा सकता है, इस पर ध्यान होगा। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, 2 राज्य खास तौर से ऐसे हैं, दक्षिण की बात अभी नहीं करते हैं, पूरब में 3 राज्य पहले थे, उनमें से एक उस सूची से निकल गया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जहां भाजपा का मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा। अब उड़ीसा में भाजपा का मुख्यमंत्री है। और बिहार में अगर 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में अभी स्थिति कुछ भी स्पष्ट नहीं है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उस समय तक कैसा रहेगा, किस तरह का नतीजा आएगा, अभी जो परिस्थिति लग रही है उसमें तो इस बात में कोई शंका नहीं लग रही है कि एनडीए की सरकार बनेगी। अचानक कोई परिवर्तन हो जाए, बड़ा बदलाव आ जाए तो, या कोई बड़ा मुद्दा आ जाए ऐसा, तो बात अलग है, वरना आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें साफ दिखता है कि एनडीए की सरकार बनेगी। सवाल सिर्फ समीकरण का है बीजेपी और जेडीयू के। चुनाव के बाद का समीकरण किस तरह का होगा, क्या जो 2020 में नहीं हो पाया वो 2025 में होगा, ये एक सवाल है। दूसरा, पश्चिम बंगाल। तो इसलिए जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इन बातों को, इन दोनों राज्यों को और दक्षिण को, और मेरा मानना है कि इन दोनों राज्यों से ज़्यादा भाजपा का जो ध्यान है वो दक्षिण के राज्यों पर है। दक्षिण उसका सबसे कमज़ोर कोना है और दक्षिण में विस्तार की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो इस संभावना को और ज़्यादा पुख्ता कर रही हैं, मजबूत कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व का जो सर्वथा अभाव था दक्षिण में, अब वो स्थिति नहीं रह गई। स्थानीय नेतृत्व भी सामने आ रहा है और मजबूती से सामने आ रहा है। इन सब बातों के लक्षण आपको, इन सब बातों के संकेत या कहें प्रमाण आपको मंत्रिमंडल और संगठन के विस्तार में दिखाई देंगे। आप ये मान कर चलिए कि कई बड़े मंत्रियों का या तो पद जा सकता है या कम से कम विभाग जा सकता है। हालांकि बहुत से लोग बड़ी उम्मीद में हैं। एक केंद्रीय मंत्री हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं आजकल,
उनको लग रहा है कि 3 महीने में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब क्या होने जा रहा है ये तो वो किसी से बताते नहीं, लेकिन उनको उम्मीद बहुत है। उनकी उम्मीद का आधार क्या है ये पता नहीं। हालांकि उनकी उम्मीद 2014 में भी थी, 2019 में भी थी और 2024 में तो थी ही। तो उनकी इससे पहले की उम्मीदें तो पूरी हुई नहीं। इस बार होगी कि नहीं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यकाल को अपनी लीगेसी तैयार करने का कार्यकाल बनाना चाहेंगे। और अभी जो मंत्रिमंडल में जो लोग हैं और संगठन में जो लोग हैं उनके बूते तो नहीं बन सकती। तो उसमें एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। ये जो कहते हैं ना कि चोट पर बैंडेड से जो है काम नहीं चलेगा, सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है कई बार। तो इस समय सर्जरी की आवश्यकता है और बड़े पैमाने पर सर्जरी की आवश्यकता है, संगठन में भी सरकार में भी। जब यहाँ से केंद्र से शुरू होगा तब वो नीचे तक उसका संदेश जाएगा, तब वो परिवर्तन दिखाई देगा, तब वो परिवर्तन महसूस होगा। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत दिखाई देगी, उनका नैतिक बल, उनका आत्मविश्वास दिखाई देगा। जिन लोगों को उम्मीद थी कि 4 जून 2024 के बाद नरेंद्र मोदी कमज़ोर नज़र आएंगे, नरेंद्र मोदी पीछे हटते हुए दिखेंगे, उन लोगों को भारी निराशा होगी इस बदलाव के बाद। अभी ही हुई है। पिछले कुछ महीनों में मैंने 11 महीने कह दिया था, कुछ लोगों ने लिखा कि भाई 11 महीने अभी नहीं हुए हैं, अभी 10 ही महीने हुए हैं। मतलब 3 अप्रैल को 10 महीने हुए, मई में 11 महीने होंगे और जाहिर है जून में जो है 12 महीने होंगे, पूरा साल होगा। तो इन 10 महीनों में जो बदलाव हुआ है, 4 जून 2024 के नतीजों को अगर आप ध्यान में रखें तो ये बदलाव अप्रत्याशित है। 4 जून 2024 को किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरह का बदलाव होगा। और उसके लिए बाकी चीज़ों को, बाकी मुद्दों को अभी छोड़ देता हूं, सिर्फ वक्फ संशोधन विधेयक की बात करता हूं। 283 और 303 पर भाजपा ने यह नहीं किया। और फिर कह रहा हूं, शुंजू को याद कीजिए, समय को अपना साथी बनाओ। तो मोदी तय करते हैं कि कौन सा काम करने का समय कौन सा होगा उनका, और उस समय करके दिखाया जब उनको सबसे कमजोर माना जा रहा था। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या देखिए भाजपा की तो सचमुच कमजोर नजर आती है। तो जब कमजोरी के समय आप ऐसा कदम उठाते हैं जो मजबूती के समय नहीं उठा पाए, तो उससे आपके अंदर का जो लौह तत्व है वो दिखाई देता है। और वही दिखाई दिया है इस वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए। इसने पूरे विपक्ष को एक तरह से धराशायी कर दिया है। आप ये पूरे सेशन में, खासतौर से जब वक्फ बिल पर बहस हुई है, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, उस दौरान की अगर सदन की कार्यवाही देखें तो आपको समझ में आएगा कि विपक्ष किस कदर हताश, निराश और परेशान था। वो दिग्भ्रमित व्यक्ति की तरह चौराहे पर खड़ा था जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि रास्ता कौन सा अपनाएं, किस रास्ते पर जाएं। बीच में खड़ा था, अब भी खड़ा है, उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो व्यक्तिगत हमले के अलावा और कुछ नहीं है उनके पास कोई अल्टरनेटिव विजन नहीं है। और अपने अल्टरनेटिव विजन को और मजबूती से और स्पष्टता से रखने के लिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन और सरकार में संभावित जो बदलाव होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि शायद इसी महीने या ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की बात करें तो अगले महीने तक जो होगा, उससे आपको एक स्पष्ट दिशा नजर आएगी। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।